नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ हमारा जो हिंदू नववर्ष है उसका भी प्रारंभ है, यानी कि एक नए वर्ष में हम विक्रम संवत में प्रवेश किए हैं। साथ ही साथ आज जो दिन है उसमें बहुत सारे ग्रह यानी जो नवग्रह हैं उसमें से शुक्र, शनि, चंद्रमा, सूर्य, राहु, इन सब का जो है एक ही साथ जो है एक ही भाव में यानी मीन राशि में स्थित हैं। अब जगत में ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो किसी ने पूछा कि इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपने अल्पमति से जितना हो सकता है इसका विस्तार देने का प्रयास करूँगा। सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ ये भ्रांति बहुत ज़्यादा है कि गोचर, जो शनि का गोचर अभी हुआ, शनि को लेकर के बहुत ही भ्रांतियाँ हैं। और जितने भी क्रूर ग्रह हैं या अशुभ ग्रह बोल ले, उन सब का, राहु केतु का भी गोचर होने वाला है, गुरु का गोचर जो शुभ ग्रह है उनका भी गोचर होने वाला है। तो शनि का गोचर हो चुका है और इसको लेकर के आपको सैकड़ों या हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए, जहाँ निगेटिविटी है उसको छोड़ के पॉजिटिविटी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले गोचर होता क्या? गोचर का मतलब ही हुआ कि जो चर रहा है, यानी जो चर है। गोचर यानी ग्रहों का जो चलना है उसे हम गोचर कहते हैं। तो अब क्या है कि हर ग्रह अपने आप आगे, मतलब कि वो चर स्थिति में हमेशा रहता है, स्थिर स्थिति में नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें हर ग्रहों का गोचर देखना चाहिए। अब सबसे बड़ा जो मुख्य प्रश्न आता है वो ये आता है कि गोचर कब और कैसे देखें। ये दोनों चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि सीधा सीधा गोचर देख ले क्या किसी भी कुंडली में, तो ये सर्वथा मतलब पूर्णतः ये गलत होगा कि सीधा सीधा गोचर हम देख रहे हैं। गोचर यानी कि ग्रहों की स्थिति से देख लिए, कुंडली को अच्छे तरीके से देखे नहीं। तो ग्रहों का गोचर देखने के लिए सर्वप्रथम जो है हमें D1 चार्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेना चाहिए। जब D1 चार्ट का सबसे बड़ा एनालिसिस कर लिया, तब आता है ग्रह जो हमारे हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छे तरीके से हमें देख लिया। अब आता है कि दशा देखना है, मतलब जो भी दशाएं चल रही है, जिस जातक का या जातिका का हम कुंडली देख रहे हैं, उसके बाद जो है ग्रहों का गोचर देखना चाहिए। यानी ग्रहों की मुख्यतः स्थिति, चाहे वो D1 चार्ट में चाहे वो गोचर चार्ट में है, वो बाद में सबसे पहले जो है हमें D1 चार्ट को देखना है और उसके बाद वहाँ पे ग्रहों की स्थिति हो गई, फिर दशा हो गई और फिर गोचर में ग्रहों की कंडीशन। अब गोचर देखने की जो विधि है वो बहुत ही मतलब भिन्न भिन्न बताई गई हैं। अब हमें क्या करना है? क्या हमें कोई एक रूल देखना है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुख्यतः जो मुख्य बिंदुएं हैं उनको तो ज़रूर ही हमें देखना है। जैसे कि चंद्रमा से गोचर शास्त्रों में सबसे ज़्यादा व्याख्या की गई, उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि चंद्रमा का गोचर मन को प्रभावित करता है। और कहा ही जाता है कि आप यदि सिर्फ लग्न चार्ट से कुंडली को देख रहे हैं तो वो गलत देख रहे हैं। आपको चंद्र लगन और हमारे यहाँ तो सूर्य लगन देखने की भी प्रधानता है। यानी चंद्र लगन को तो अवश्य ही देखें, यानी इंदु लग्न को जो बोलते हैं वो जरूर देखें। इसीलिए चंद्र लगन से भी कुंडली देखें और इसीलिए चंद्रमा से गोचर, यानी चंद्र लगन उसी को बोलते हैं जहाँ पे कि चंद्रमा स्थित हो जिस राशि में, उस राशि से आप पूरे ग्रहों को देखते हैं। तो इसीलिए वहाँ से जो भी गोचर होगा वो देखें, ठीक है। तो जहाँ पे आपको चंद्र लगन से भी देखना है, लग्न से भी देखना है, साथ ही साथ एक अष्टक वर्ग बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। अष्टक वर्ग का मतलब हुआ कि
8 जगह से अष्टक वर्ग बनाते हैं, यानी सभी ग्रहों का सभी ग्रहों से। कहने का मतलब है कि सूर्य का सूर्य से गोचर, सूर्य का चंद्रमा से गोचर, सूर्य का मंगल से गोचर, सूर्य का बुध से, सूर्य का गुरु से, सूर्य का शुक्र से, सूर्य का शनि से, वहीं सूर्य का जो है हमें लग्न से भी देखना है। लग्न वाला को ही हम अष्टक वर्ग कहते हैं। और साथ ही साथ जो है हमें ग्रहों मतलब ग्रहों से ग्रहों का गोचर जो मैं अष्टक वर्ग में बताया, उसके साथ ही ग्रहों का नैसर्गिक तौर पे, नैसर्गिक तौर पे कहने का मतलब जो ग्रह नैसर्गिक तौर पे कुछ शुभ ग्रह कहलाते हैं, कुछ क्रूर ग्रह कहलाएंगे, कुछ अशुभ ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कार्यानुसार, या फिर कुंडली कभी कोई दिखाने आएगा तो आपको कार्यानुसार दिखाने आता है कि हमें ये का, या फिर इन जनरल भी दिखाने आया तो नैसर्गिक तौर पे ग्रहों का गोचर देख लिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि कोई शुभ ग्रह के ऊपर गोचर कर रहा है तो उसको पीड़ित कर रहा है, चाहे वो कोई भी, यानी शनि आपका नवमेश ही क्यों ना हो, लेकिन वो यदि कोई भी ग्रह पे गोचर कर रहा है तो वो अशुभता ही प्रदान कर रहा है उस ग्रह को। यानी कहने का सूर्य शनि यदि गुरु पे भी गोचर कर रहा है और गुरु आपका अष्टमेश, या कहने का मतलब यदि वृषभ लग्न हो तो गुरु जो है वो अष्टमेश होगा, और शनि जो है वो नवमेश और दशमेश होकर भी वो नैसर्गिक तौर पे सिंस अशुभ ग्रह है तो वो गुरु पे अशुभता ही प्रदान करेगा। अब चलिए इसको कुंडली में समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये कुंडली है जातक का जो 17 सितंबर 1970 5:10 यूसुफपुर यूपी का है। अब कुंडली को देखें, इस यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें। ये जो अंदर वाला है ये D1 चार्ट है, ये D1 चार्ट है, और ये बाहर वाला जो है ये आज का यानी 30 मार्च 2025 का गोचरस्थ कुंडली है। गोचरस्थ कुंडली मतलब आप देख रहे हैं कि आज मीन राशि में 1 2 3 4 5 ग्रहों का है। साथ ही साथ चंद्रमा आज ही जस्ट अभी निकला है, तो 6 ग्रह थे अभी कुछ देर पहले तक। अब देखिए केतु भी यहाँ है, तो 7 ग्रह मोरलेस एक लाइन में थे। गुरु जो है यहाँ वृषभ राशि में है और मंगल जो है यहाँ पे मिथुन में है। अब देखते हैं कि D1 को सबसे पहले सर्वप्रथम D1 को देख ले। हम यहाँ देख रहे हैं क्या, लग्नेश सूर्य लग्न में है, शुक्र भी लग्न में है जो शुभ ग्रह है, राहु केतु जो है वो चतुर्थ और दसम को प्रभावित कर रहा है। वहीं मंगल जो है दिग्बली होकर के दसम भाव में, बुध जो है स्वराशि का द्वितीय भाव में बैठा, शनि जो इस कुंडली के लिए षष्ठेश और सप्तमेश है वो जाके द्वादश भाव में बैठा है, चंद्रमा छठे में बैठा हुआ है, और गुरु स्वराशि का वक्री होकर के वो अष्टम भाव में बैठा है। ये हमने कुंडली को ओवरऑल देख लिया। अब जो है हमें दशाओं पे जाना, यानी ग्रहों की स्थिति हमें पता चल गई, अब दशाओं में जाना। दशा जो आज के डेट में चल रहा है वो शनि शुक्र का दशा चल रही है, शनि में शुक्र की अंतर दशा चल रही है। शनि में शुक्र जब हम D1 चार्ट में देख रहे हैं तो शनि और शुक्र जो है आपस में 2/12 का एक्सिस बना रहे हैं, और दोनों ग्रह जो हैं इस लग्न के लिए बहुत ही शुभ ग्रह नहीं माने जाते। वो उसके पीछे कारण क्या है कि ये दोनों विपरीत ग्रुप के ग्रह हैं, यानी जो है सूर्य और शनि और सूर्य और शुक्र जो है ये अलग अलग ग्रह मतलब अलग अलग ग्रुप के ग्रह हैं। अब उसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि इनको जो भाव का स्वामित्व मिलता है तात्कालिक रूप में वो अच्छे ग्रहों अच्छे भावों का नहीं मिलता है। अब यहाँ पे शुक्र की स्थिति अच्छी है, कहने का मतलब वो शुभ जगह जाके बैठा, शुभ भाव में बैठा, लग्नेश के साथ बैठा, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। साथ ही साथ इस कुंडली में एक केंद्र का वो स्वामी होकर के केंद्राधिपत्य दोष भी हो रहा है, लेकिन केंद्राधिपत्य दोष जो है वो सूर्य के साथ बैठने से, राहु केतु के केंद्र में बैठने से और मंगल की दृष्टि हो जाने से उसका केंद्राधिपत्य दोष जो है वो नष्ट हो जा रहा है, यानी नहीं लग रहा है। दूसरा चीज़
जो है अब शनि देख रहे हैं तो यहाँ षष्ठेश और सप्तमेश है, जो कि अपने षष्ठ भाव से सप्तम में गया है और लग्न से द्वादश में है और सप्तम भाव से छठे में गया है और वो द्वादश में स्थित है। लग्न से भी द्वादश में है और लग्नेश से भी द्वादश में है। लग्नेश स्वयं लग्न में है, इसीलिए दोनों से द्वादश है और शुक्र जो है वहीं पे युति करके बैठा हुआ है लग्न और लग्नेश। अब यहाँ देख ले तो ये जो स्थिति बन रही है, शनि जो महादशानाथ है वो बहुत ही अच्छे स्थिति में कहेंगे तो नहीं है, लेकिन शुक्र जो है जो अंतरदशानाथ है, जो कि सबसे ज़्यादा फल करेंगे अभी, वो अच्छे स्थिति में। इसीलिए मुख्यतः हम बोलेंगे ये दशा शुभता प्रदान करने का दिख रहा है। अब फिर हम कुंडली के गोचर से देखेंगे कि अब आया नैसर्गिक तौर पे। सबसे पहले हम देख ले तो देख रहे हैं अभी हम तो सारे ग्रह जो हैं वो इनके अष्टम में जाके बैठा हुआ है, यानी गोचर में अष्टम में जाके बैठा हुआ, मतलब 5 प्लैनेट बैठे हुए तो बैठे हुए। गुरु जो है उसके बाद हम देख ले तो गुरु जो है यहाँ पे अभी गोचर में दसम भाव में है और कुछ दिन बाद जो है वो एकादश भाव में जाएगा। तो अभी जो है केंद्र का प्रभाव तो जरूर शुक्र पे जा रहा है, मतलब गोचर के रूप में, तो वो अच्छा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है शनि का गोचर पे इतनी ज़्यादा जो बातें हो रही हैं तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो शनि का गोचर जो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो यहाँ देखिए ये है ऊपर वाला जो लाइन है वो लिखा हुआ है जन्मकालिक जो भी ग्रह हैं, और नीचे शनि का गोचर उस स्थान से ये शुभ वाला लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि शनि का गोचर चंद्रमा से 3, 6, 11 मेरे यानी जन्मकालिक चंद्रमा से, तो वो शुभ होगा। अब यहाँ पे यदि हम देख ले तो चंद्रमा जो है वो षष्ठ भाव में है और वहाँ से जो अभी शनि है वो कहाँ पे है, तो अभी शनि जो है वो जो है अष्टम भाव में, यानी 1, 2, 3 ये कहेंगे तो वो तीसरे भाव यानी शुभ दे रहा है, ठीक है, यानी चंद्रमा से गोचर शुभ है। अब जो दशाएं चल रही है उससे देखते हैं। दशाएं यानी क्या, शुक्र की चल रही है और शनि की चल रही है। तो जन्मकालिक शनि का है, जन्मकालिक शनि जो है वो द्वादश में है। वहाँ से जो अभी शनि है वो कहाँ पे है, तो अभी शनि वहाँ से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी जो है मीन राशि में जाकर के वो है। मीन राशि, ये गुरु को ना देखे, गोचर ये वाला है, मैं यहाँ शनि था इसीलिए यहाँ से गिनती कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जाके शनि अभी है, ये देख रहे हैं शनि अभी आया है। तो अब क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो क्या वो जन्मकालिक शनि से नवम भाव शुभ माना जाता है, तो यहाँ से देखिए नहीं, तीसरे, 5वें, 6ठे और 11वें भाव को माना जाता है, यानी शनि से शनि का गोचर शुभ नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं अंतरदशानाथ कौन सा था, शुक्र था। अंतरदशानाथ शुक्र कहाँ है, लग्न में है। लग्न से अभी शनि कहाँ है, तो ये लग्न से ये माना जाएगा अष्टम है। अब देख लेते हैं कि क्या वहाँ से शुभता होती, नहीं। शुक्र जो है शनि का गोचर जब जन्मकालिक शुक्र से 6ठे, 11वें और 12वें स्थान में हो तो शुभ, यानी अभी वो 8वें स्थान में, तो वो शुभता नहीं। अब इसके बाद हम जब देखेंगे नैसर्गिक तौर पे तो आप लग्नेश और लग्न से भी देख लेना चाहिए। तो लग्नेश से देख ले, लग्नेश सूर्य कहाँ पे है, तो लग्न में। वहाँ से कहाँ है, तो अष्टम में शनि। क्या सूर्य से अष्टम माना जाता है, हाँ, तो उस यहाँ सही है। तो इस रूप में हम देखें, इस तरह से गोचर को हमें देखना चाहिए और यहीं पे कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि महादशानाथ से जो शनि का गोचर है वो बहुत ही शुभ नहीं बता रहा है, ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ। अब हम देखते हैं अंतरदशानाथ। पहले हम लोग देखें कि पहले तो शनि वहाँ पे महादशानाथ के रूप में भी बहुत अच्छा नैसर्गिक तौर पे, नैसर्गिक मतलब तात्कालिक तौर पे जो गोचर में D1 में था वो बहुत अच्छे रूप में नहीं था, गोचर के रूप में भी बहुत अच्छे स्थान में है। अब शुक्र का देखते हैं उसी तरह, तो देख लीजिए अब शुक्र से हम जब यहाँ मिलाएंगे तो शुक्र से शुक्र, यानी ये शुक्र है और अभी शुक्र भी यहाँ यानी अष्टम है, यानी 8 नंबर यहाँ देखिए लिखा हुआ, यानी कि ये शुभ है। शनि कितने नंबर पे है, तो गोचरस्थ शुक्र यहाँ है और शनि जो है जन्मकाली को यहाँ है, यानी कि अपने से नवम, और 9 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ भी शुभ है।
सूर्य जन्मकालिक सूर्य यहाँ लग्न में है और यहाँ से शनि कहाँ गया, यहाँ से भी अष्टम में गया, तो 8 नंबर लिखा हुआ है क्या, हाँ। तो यानी शनि उससे भी शुभता है, सूर्य से भी शुभता है। चंद्रमा से देखते हैं तो चंद्रमा से शुक्र कहाँ गया, चंद्रमा से शुक्र भी तीसरा गया, तो क्या ठीक है, तो हाँ 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, ठीक है। मंगल से जन्मकालिक मंगल कहाँ है, 10वें भाव में, वहाँ से कहाँ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वें भाव में गया, तो क्या वो ठीक है, हाँ ठीक है, 11 लिखा हुआ, यस। अब गुरु से देखते हैं, गुरु कहाँ है, तो गुरु वहीं पे बैठा हुआ, यानी अष्टम भाव में ही बैठा हुआ जन्मकालिक कुंडली में, यानी वहाँ से तो नहीं, 1 नंबर यानी 7 में है, तो नहीं, शुक्र जो है वहाँ 7 में ही अभी रहे, गुरु के ऊपर शुक्र है। अब देख ले, अब लग्न से देखते हैं, तो लग्न से कहाँ है, अष्टम भाव में है जो जन्मकालिक शुक्र है, तो वो सही है यहाँ 8 नंबर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो पहले D1 से भी दिख रहा था कि जो शुक्र एक अच्छे पोजीशन में है और वो इस कुंडली को बहुत ख़राब नहीं करना चाहता, यानी जो है भले ही अपने ग्रुप का ग्रह नहीं है लग्नेश से, लेकिन जो है वो एक अच्छी स्थिति में था और वो शुभता देना चाहता था। और गोचर में भी जब अष्टक वर्ग से भी देखते हैं और नैसर्गिक तौर पे भी देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है कि नहीं। अभी देख ले तो ना राहु केतु का प्रभाव है, ना जन्मकाल, ना गोचर में मंगल का प्रभाव है, ना शनि का प्रभाव आ रहा है, तो यानी शुक्र पे अभी कोई अशुभ, जो जन्मकालिक शुक्र है उस पर कोई भी अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह का प्रभाव आ रहा है क्या, हाँ। गुरु का जो है वो केंद्र में गुरु से अभी है, तो यानी शुभता प्रदान कुछ न कुछ तो कर ही रहा है। तो जहाँ पे शुक्र जो अंतर्दशानाथ हैं वो D1 में भी दिख रहा है कि ठीक है, दशा में भी दिख रहा है कि ठीक है, और गोचर में भी दिख रहा है कि ठीक है, यानी कि अलाइंग हो रहा है। यानी ये बताने का कोशिश हो रही है कि गोचरस्थ जो शुक्र है वो हमें, या गोचरस्थ जो शनि अभी आया है वो भी शुभता प्रदान कर रहा है, सारा कुछ शुभता प्रदान ही हो रहा है। और देखिएगा आगे चल के क्या होगा कि हो सकता है कि जब ये दशाएं अपना फल देगी तो ये शुभ फल देने का प्रयास करेगी। तो हम देखेंगे जो ये शनि शुक्र का जो दशा है, जिसमें कि मुख्यतः शुक्र अंतर्दशानाथ है, जो अंतर्दशानाथ ही मुख्य फल करते हैं, तो वो इस कुंडली में यानी इस पीरियड में अभी जो ये चल रहा है 2024 से 27 तक, ये शुभ पीरियड रहेगा और गोचर में भी इसकी पुष्टि होती है। अब यदि गोचर में क्या होता है कि परिवर्तन होते रहे, तो कुछ समय अंतराल के बाद हो सकता है कि ये गोचरस्थ में चेंज होगा, यानी कि अभी ज़्यादा शुभ पीरियड हो सकता है, आने वाले पीरियड में यदि गोचर में कुछ चेंजेज होंगे तो जितना शुभ फल अभी मिल रहा है उससे हो सकता है कम शुभ फल हमें आगे मिलेगा। तो इस तरह से गोचर को देखना चाहिए हमें और समझना चाहिए, ना कि सीधा गोचर पे उतर जाए, तो पूर्णतः उस रूप में आप देखें। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे और सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।